नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी स्टूडेंट्स का। अभी हम ज्योग्राफी पे डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट काफ़ी सारे लेक्चर्स ज्योग्राफी के हो चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। और भी चैनल में के माध्यम से या क्लासेस के माध्यम से और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके सामने आ चुके हैं। इतिहास, राज व्यवस्था, जीव विज्ञान, काफ़ी सारे पोर्शंस चालू आपके जनरल स्टडी के हो चुके हैं। तो ये सभी वीडियोस आपको देखना महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिए। लास्ट क्लास में हमने वायुमंडल पर बात की थी। आज बात करेंगे इंसोलेशन पर। किस पर? सूर्यताप या इंसोलेशन। होता क्या है ये? सूर्यताप साधारण शब्दों में अगर कहें तो सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचने वाला जो सौर विकिरण है उसे ही हम क्या कहते हैं? सूर्यताप। जो कि सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचने वाला जो विकिरण है उसे क्या कहते हैं? सूर्यताप, सामान्य भाषा में। लेकिन एक डेफिनेशन आपको लिखनी है। वो डेफिनेशन है मिस्टर जी.टी. त्रिवार्था। क्या नाम है? जी.टी. त्रिवार्था। ये डेफिनेशन कुछ एग्जाम्स में आ चुकी है, इसलिए आपको बताना महत्वपूर्ण है। तो लिखिए, लघु तरंगों के रूप में, लघु तरंगों के रूप में संचारित संचारित और 1,86,000 1,86,000 1,86,000 मील मील प्रति सेकंड की गति, मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई की गति से भ्रमण करती हुई प्राप्त सौर्य ऊर्जा को, प्राप्त सौर्य ऊर्जा को सूर्य विकिरण या सूर्यताप कहते हैं। सूर्यताप कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है जो आपको जानना है? जो इस टॉपिक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है कि पृथ्वी का धरातल सूर्य की, लिख लीजिए, हाँ, पृथ्वी का धरातल सूर्य से उत्सर्जित इस लघु तरंगी ऊर्जा का, इस लघु तरंगीय ऊर्जा का 1.94 ग्राम, कितना? ये मात्रा आपको याद रखनी है। कैलोरी प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर। क्या है? 1.94 ग्राम कैलोरी प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर की दर से प्राप्त करता है। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे के आने वाले एग्जाम के लिए संभावित है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिए कि सूर्य की जो बाहरी सतह है, जिसे कोरोना आप बोलते थे या फोटोस्फीयर, उससे निकलने वाली ऊर्जा को, उससे निकलने वाली ऊर्जा को फोटोन क्या कहते हैं? फोटोन कहा जाता है। ये ब्रैकेट में डाल लीजिएगा चाहे तो। सूर्य की बाहरी सतह फोटोस्फीयर या कोरोना से निकलने वाली ऊर्जा को फोटोन कहते हैं, ठीक है। इसे चाहे ब्रैकेट में डाल लीजिएगा। अब एक महत्वपूर्ण याद चीज और, कि सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली जो ऊर्जा है यह प्राय क्या है? स्थिर रहती है, इसमें चेंज नहीं होते। इस तरह पृथ्वी की सतह की प्रति इकाई क्षेत्र सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, ठीक है ना,
पृथ्वी की सतह की प्रति इकाई क्षेत्र सूर्य से प्राप्त ऊर्जा स्थिर रहती है। अगर आपका घर की छत है तो उसे सूर्य से कितनी ऊर्जा मिल रही है, वो क्या है, स्थिर है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सौर स्थिरांक। क्या कहते हैं, सौर स्थिरांक। सौर स्थिरांक, ठीक है। एक चीज और आपको यहां क्लियर कर दें कि जो क्लासेस चल रही हैं उन क्लासेस में जहां हमें लगता है कि पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है, अगर और उस चैप्टर को बिना समझे आप आगे समझ नहीं पाएंगे, तो उसको हम पूरा नरेट कर देते हैं आपके सामने। लेकिन जहां हमें लगता है कि इस चैप्टर में से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, वहां पर हम वो आपको देते हैं, ठीक है। तो सौर स्थिरांक यहां तक हुआ आपका। अब एक लाइन लिखिएगा कि सौर स्थिरांक, सौर स्थिरांक सूर्य की विकिरण की दर को प्रदर्शित करता है। अगर आपसे ये ऑप्शन दे दे सौर स्थिरांक संबंधित है या सौर स्थिरांक क्या है, तो सौर स्थिरांक सूर्य की विकिरण की दर को प्रदर्शित करता है, जो कि प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर 2 ग्राम कैलोरी होती है। लगभग वो आपको बता चुके हैं ऊपर भी। प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर लगभग कितनी कैलोरी होती है, 2 ग्राम। ठीक है, यहां तक कोई समस्या, कोई प्रश्न आपका नहीं है। अच्छा, लास्ट क्लास हमने जब आपको वायुमंडल ली थी तो कुछ चीजें वहां एक्सप्लेन की थी आपको, और हमने कि पृथ्वी किस प्रकार का विकिरण करती है और सूर्य से जो तरंगें प्राप्त होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। पिछले टॉपिक्स को प्लीज रिवाइज करते रहे, वरना आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको लास्ट क्लास में हमने बताया था कि पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में सूर्य के विकिरण को प्राप्त करके स्वयं दीर्घ तरंगों के रूप में क्या करती है, विकिरण करने लगती है। बताया था कि पृथ्वी लघु तरंग के रूप में सूर्य के विकिरण को प्राप्त करके स्वयं दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण करने लगती है, जिसे हम पार्थिव या भौमिक विकिरण कहा जाता है। और दीर्घ तरंगी विकिरण होने के कारण पार्थिव विकिरण वायुमंडल को प्राप्त करके अंतरिक्ष में नहीं जा पाता। बताया था ना। हाँ, तो जो दीर्घ तरंगे हैं ये वायुमंडल को पार करके अंतरिक्ष में वापस नहीं जा पाता, और इसे हमारा वायुमंडल क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। क्लियर। तो पार्थिव विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म होने लगता है। हल्के में मत लीजिएगा, क्वेश्चंस आए हैं इस पोर्शन से, ठीक है ना। पार्थिव विकिरण से क्या होता है, तो अगर आपसे पूछता है वायुमंडल गर्म किस विकिरण के कारण होता है, तो वायुमंडल का विकिरण, जो पार्थिव विकिरण है, उस विकिरण के द्वारा वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता जाता है। लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब वायुमंडल की सबसे बाहरी परत पर पहुंचने वाली, नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिएगा कि वायुमंडल की जो सबसे बाहरी परत है ऊपर वाली, तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत पर पहुंचने वाली कुल सौर ऊर्जा का 51% भाग ही पृथ्वी को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। कितना, केवल 51% भाग ही पृथ्वी को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे बाकी भाग, शेष जो 49% है ये वायुमंडल से गुजरते समय गैस के कण, धूल के कण से बिखरकर, बादलों से परावर्तित होकर, जलवाष्प द्वारा अवशोषित होकर मार्ग में ही रुक जाता है। कैसे कैसे, शेष दोबारा बता रहे हैं, शेष 49% भाग वायुमंडल से गुजरते समय, बताया था वायुमंडल में गैस के कण, धूल के कण, जलवाष्प इत्यादि होती है। तो जो शेष भाग है उसका क्या होता है, वो 49% शेष भाग धूल के कण, गैस के कण,
बादल से परावर्तित होकर तथा जलवाष्प द्वारा अवशोषित होकर मार्ग में ही रुक जाता है। क्लियर? सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को एल्बिडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्बिडो। एल्बिडो कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब आगे चलते हैं। सूर्य ताप के वितरण को, जो डिस्ट्रीब्यूशन सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा है, इसका जो वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे बहुत से कारक होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं। कहाँ कितना सूर्य ताप पहुंचेगा, इसे क्या है, बहुत से कारक प्रभावित करते हैं। जैसे कि सूर्य की किरणों का तिरछापन, कितनी तिरछी है सूर्य की किरणें, कहाँ तक कितनी पहुंच रही हैं, या दिन की अवधि, दिन कितने लंबे हैं, बता चुके हैं आपको, 21 जून 22 सितंबर वगैरह सारा कुछ बताया है आपको। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, वायुमंडल का प्रभाव, सौर कलंक, तो इत्यादि चीजें क्या है, ये प्रभावित करती है सूर्य वितरण सूर्य वितरण के अलग अलग स्थानों पर पहुंचने को। जो लिखना चाहे वो लिख भी सकते हैं, क्या क्या रीजंस रह सकते हैं। सूर्य की किरणों का तिरछापन, दिन की अवधि, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, वायुमंडल का प्रभाव और सौर कलंक। ठीक है, ये हो गई मेन चीज। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, अब हम बात करते हैं तापमान के बारे में, टेम्परेचर। तापमान का क्या क्या फर्क पड़ता है, तो इसमें सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि वायुमंडल सूर्य तथा पृथ्वी से अलग अलग रूपों में ताप ग्रहण करता है और उसका विसर्जन करता है। ये आपको बता चुके हैं, क्लियर होना चाहिए। सूर्य से लॉन्ग शॉर्ट वेव्स और पृथ्वी से लॉन्ग वेव्स। तो वायुमंडल के गर्म तथा शीतल होने की क्रिया है, यह मुख्य रूप से सीधे सूर्य के विकिरण से प्राप्त ऊर्जा द्वारा पृथ्वी के परिचालन, संवहन तथा विकिरण की विधियों से संपादित होती है। क्या क्या रीजंस है? सूर्य से सीधे ऊर्जा मिलती है, परिचालन, संवहन और विकिरण। इन तीन विधियों से क्या होता है, जो वायुमंडल है हमारा, ये गर्म तथा शीतल होता है। तो वायुमंडल के या आपकी पृथ्वी से ऊपर का जो हिस्सा है ट्रोपोस्फीयर का, इसको गर्म तथा ठंडा होने के क्या रीजंस है, कैसे कैसे होता है, तीन विधियां। परिचालन जिसे बोलते हैं कंडक्शन, सबसे पहले हम इसके विषय में चर्चा करेंगे, फिर अन्य दो विधि संवहन तथा विकिरण के बारे में। तो हेडिंग जो बनाना चाहे वो बना सकते हैं। परिचालन, परिचालन, इसमें क्या होता है, इस क्रिया में एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करता है। एक अणु दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करता है। सर्दियों में आप देखते हैं कि कुर्सी आप छूते हैं ठंडी लगती है, तो आपके शरीर की जो ऊष्मा है वो जब तक वहां तक नहीं पहुंचेगी कुर्सी तक के जहां आपने टच किया है, तब तक वो आपको ठंडी लगती रहेगी। तो क्या होता है इसमें, एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करता है। अब यह संभव कब है, यह तभी संभव है जबकि वस्तुओं के तापमान में विभिन्नता हो, एक गर्म हो एक ठंडी हो। ठीक है ना, जब वस्तुओं के तापमान में विभिन्नता होती है और जब तक इनका तापमान समान नहीं हो जाता तब तक यह क्रिया चलती रहती है। तो अब नीचे वाली परत के, सपोज कीजिए समुद्र के जस्ट ऊपर की हवा है, वो आई उससे ऊपर वाली हवा के संपर्क में, तापमान समान हुआ, तो वो तापमान का वितरण क्या इस तरह से होता रहता है। ठीक, इस नियम के अनुसार जब दिन में पृथ्वी की ऊपरी सतह सूर्य के विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके अधिक गर्म हो जाती है, तो उसके संपर्क में आने वाली
वायु में धरातल से ऊष्मा का गमन होने लगता है। समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं, या सर के ऊपर से जा रहा है? दोबारा बोलते हैं, ध्यान रखिए प्रभु, कंसंट्रेट कीजिए। इस नियम के अनुसार जब दिन में पृथ्वी की ऊपरी सतह के विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके अधिक गर्म हो जाती है पृथ्वी की सतह, तो उसके संपर्क में क्या है, धरातल पर क्या है, वापस रेडिएट करेगा, पृथ्वी भौमिक विकिरण करेगी। तो जो हवा है वो उस भौमिक विकिरण के कारण क्या होगा, गर्म हो जाएगी। और यह प्रक्रिया ग्रीष्म काल में दिन के समय ज्यादा प्रभावकारी होगी। गर्मियों में जबरदस्त रेडिएशन होगा अर्थ से, उसके पास वाली जो हवा है वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार ये प्रक्रिया होती है। तो वायुमंडल को जो ऊपर से नीचे सबसे ज्यादा गर्म करने के लिए जिम्मेदार है वो क्या है, कंडक्शन या परिचालन। क्लियर? चलिए अगला आपको बताते हैं विकिरण या रेडिएशन। विकिरण, विकिरण में क्या होता है, किसी वस्तु से निश्चित तापमान पर निकलने वाली ऊर्जा विकिरण कहलाती है। जैसे सूर्य, सूर्य से क्या होती है, ऊर्जा का विकिरण ही तो करता है, सूर्य किरणों का विकिरण ही तो करता है। अभी आप कोई तपेली बिल्कुल गर्म कर रहे तो क्या होगा, उससे ऊर्जा निकलने लगेगी, आप हाथ लगाएंगे जल जाएंगे। तो ये क्या है, रेडिएशन। ठीक है ना? तो सूर्य से आने वाली किरणें, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, तो इसमें क्या होता है कि सूर्य से जो किरणें आती हैं वो वायुमंडल में उपस्थित, विकिरण हो रहा है, सूर्य से किरणें आ रही हैं, वो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के कण जैसे धूल के कण, गैस, इनसे टकराती हैं। और जब इनसे टकराती हैं तो ये अलग अलग रंगों में फैल जाती हैं या विकृत हो जाती हैं। क्या होते हैं, अलग अलग रंगों में फैल जाती हैं। अभी यहां से कोई किरण आई, यहां टकराएगी तो वो प्रकाश फैलेगा उसका। तो अब किस साइज का गैस का कण है या धूल का कण है, कितने पर्टिकुलर साइज की किरण है, ये सब चीजें इन पर निर्भर करती है, जो आपको अभी जानने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें हैं। आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जानना है वो ये जानना है कि इस विकिरण के कारण ही क्या होती है, स्कैटरिंग होती है, प्रकीर्णन होता है। जो अलग रंग आप देखते हो आकाश का, लाल, नीले रंग का आसमान, आकाश दिखाई देना, या इंद्रधनुष वगैरह जो बनते हुए दिखाई देते हैं, तो उसमें क्या होता है, सूर्य से आने वाली किरणें अलग अलग कणों से टकराकर अलग अलग रंग का प्रकाश क्या करती है, विकृत करती है। तो विकिरण में क्या है, एक निश्चित आकृति की किरण एक निश्चित आकृति के कण से टकराकर स्कैटर कर जाएगी, फैल जाएगी। अतः विकिरण के कारण ही क्या क्या होता है, आसमान नीला दिखना, इंद्रधनुष, मृगमरीचिका। मृगमरीचिका आपको पहले भी बताए थे, जो लोग नहीं गए हैं जाके देखिए। कभी शाम के समय रेगिस्तान में आप खड़े हैं, आपको आभास होगा कि कहीं दूर पानी है, वो क्या इल्यूजन है आपका, है वहां, ऐसा नहीं। ये किस कारण है, ये स्कैटरिंग के कारण है कलर्स की। ठीक है, जो तीसरा, दो आपके हो गए, परिचालन और रेडिएशन या विकिरण। तीसरा और जो महत्वपूर्ण कारण है वो है संवहन। क्या है, संवहन, कन्वेक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है भगवान, कन्वेक्शन में ये होता है कि सूर्य के विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करने के बाद, सूर्य के विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करने के बाद धरातल गर्म होने लगता है, जिसके कारण उसके संपर्क में आने वाली वायु गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है और फैलकर हल्की हो जाती है। वायु गर्म होगी, धरातल के संपर्क में गर्म होकर क्या होगा, इतना याद रखिए अभी, अब यहां तक आपका काम चल जाएगा। गर्म होगी और गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। जब ये ऊपर उठ गई फिर क्या होगा, इसके विपरीत ऊपर स्थित जो वायु अपेक्षाकृत ठंडी होने के कारण, ऊपर की वायु क्या है, वो गर्म तो है नहीं, वो ठंडी है,
तो वो भारी है, ये गर्म हो गई, हल्की हो गई तो ये ऊपर उठ गई उससे, और जो ठंडी वाली है वो नीचे आ गई, जिस कारण नीचे उतरने से सिकुड़कर वो भी क्या है, भारी हो गई और धरातलीय तापमान से गर्म होने लगी, और पुनः हल्की हो गई ऊपर जाकर। गर्म हवा पृथ्वी के संपर्क में आई, गर्म हवा ऊपर गई, ऊपर की ठंडी हवा काट के उसे नीचे आ गई, ये भी गर्म हुई, ये फिर ऊपर चली गई वापस, ऊपर से फिर ठंडी नीचे उतर आई। तो ये क्या है, एक तरह का संवहन की तरंगों का निर्माण होता रहता है। कन्वेक्शनल वेव्स का क्या होता है, निर्माण होता रहता है, जिससे जिससे क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता रहता है और वायुमंडल ऊंचाई तक गर्म हो जाता है। समझ में आया? पृथ्वी के ऊपर जो हवा है गर्म हुई, गर्म होकर ऊपर उठ गई, ऊपर से ठंडी हवा नीचे आई, वो गर्म हुई, वो ऊपर उठ गई, जो ऊपर उठ चुकी है ये फिर ऊपर जाके ठंडी हो गई, फिर नीचे उतर आई, तो क्या होगा, एक कन्वेक्शन बना रहेगा। क्लियर? एक और महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद रखनी है वो है सामान्य पतन दर। क्या? सामान्य पतन दर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। ये क्या होता है, ये भी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आगे आपको आगे बारिश वगैरह के बारे में पढ़ना है तो ये जानना पड़ेगा। यह है कि वायुमंडल में धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में गिरावट आती है। क्या है कि वायुमंडल में धरातल से ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, तापमान कम होता है, बताया था आपको। प्रति 1000 मीटर पर प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से कम होता है, ये भी बताया था। तो इस 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, इसी को बोलते हैं सामान्य ह्रास दर, सामान्य पतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट। क्लियर? चलिए अगले एक और इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, लिखवा देते हैं। चलिए, अच्छा, कि वायुमंडल में धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में गिरावट आती है। वायुमंडल में धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में गिरावट आती है, परंतु आती है औसत रूप से तापमान प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री की दर से कम हो जाता है। 6.5 डिग्री की दर से कम हो जाता है, इसे ही सामान्य पतन दर कहा जाता है या नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। यहां तक कहानी समझ में आई? एक चीज और याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बताई जा रही है आगे के टॉपिक्स के लिए, यहां आपको जरूरत पड़ेगी इन चीजों की। इन्हें रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि जो लोग इस लाइन के नहीं है या जिन्होंने ज्योग्राफी पहली बार पढ़ा है, उनको ये चीजें याद रखने के लिए बार बार देखना पड़ेगा। एक छोटी सी चीज और है, तापीय प्रतिलोमन। तापीय प्रतिलोमन, ये क्या है? इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये क्या होता है भगवान? तो याद रखिएगा, केवल कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, कहाँ होता है, कैसे होता है, कब होता है, कुछ नहीं जानना, केवल ये चीज क्या है, क्योंकि ये शब्द आपको एग्जाम में दिया गया है, 2 से 3 बार आया है और ऑप्शंस आए हैं। तो तापीय प्रतिलोमन वह अवस्था है जब परिवर्तन मंडल मतलब क्षोभ मंडल, मतलब अधोमंडल, मतलब संवहन मंडल, मतलब विक्षोभ मंडल, लिखा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। यह वह अवस्था है जब परिवर्तन मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने के स्थान पर बढ़ने लगता है।
क्या है, जब क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर में तापमान ऊंचाई के साथ साथ घटने के स्थान पर क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, इसमें इतना ही ध्यान रखिए बस। अब बात करते हैं दैनिक तथा वार्षिक तापांतर। दैनिक तथा वार्षिक तापांतर क्या होता है? किसी स्थान पर, सपोज कीजिए आप यहां बैठे हैं एकेडमी में, इस स्थान पर एक दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को इस एकेडमी का दैनिक तापांतर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? दैनिक तापांतर या ताप परिसर। जहां हम बैठे हैं इस एकेडमी के एक दिन का, आप देखते हैं, आप जब वेदर रिपोर्ट भी देखते होंगे तो मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर वहां दिखाई देता है। तो इनके बीच का जो अंतर है वो क्या कहा जाता है? दैनिक तापांतर। ठीक है, ताप के इस अंतर को क्या कहते हैं? जितना अंतर है उसे क्या कहेंगे? ताप परिसर। ताप लिख देते हैं, लिख लीजिए, ताप परिसर। ठीक है, अब दिन और रात के तापमान में अंतर के समान ही क्या होता है? दिन और रात के तापमान में आपको पता है मिनिमम और मैक्सिमम दिन और रात में ही आएगा। अब दिन और रात के तापमान के अंतर के समान ही ग्रीष्म और शीत ऋतु के तापमान में भी अंतर होता है। गर्मियों में तापमान और सर्दियों में तापमान। तो जो गर्मियों का मैक्सिमम तापमान है, ठीक है ना, और जो शीत ऋतु का न्यूनतम तापमान है, इनके अंतर को क्या कहेंगे? वार्षिक तापांतर। क्या कहेंगे? वार्षिक तापांतर। अगर यहां तक कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, बार बार इसे रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आगे हम तो बढ़ रहे हैं। अब हम वायुमंडल, इंसुलेशन, इनसे निकल कर जाएंगे कहाँ? आसमान में दोबारा। ब्रह्मांड से निकल आए थे, अब पढ़ेंगे वर्षा, ओला, पाला, ओस, तुषार, कोहरा, ये सारी चीजें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वगैरह, ये सारी चीजें अब आपको जाननी है। जो ऑनलाइन माध्यम से भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, और जिनको इंटरेस्ट है कुछ और जानने में या कुछ इसमें डिटेल में और पढ़ने में, वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोगों को अगर कुछ समझ में इसमें पूछना है तो ठीक है, अभी नहीं पूछना, रिवाइज कीजिए। वीडियो फॉर्म में आपको क्लास पूरी मिल ही रही है। रिटन भी आपको जो आवश्यक चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी, उन्हें भी आप देखते रहिए। क्लासेस सारी कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आपको फ़ायदा तभी है। एग्ज़ाम्स कुछ मार्च में आने वाले हैं। 12 तारीख को बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है, उसका सॉल्व पेपर वगैरह भी आपको देखते हैं, देंगे क्या है, आने दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए आप सभी के साथ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।